हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु क्लासेस मलियाबाग में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 के त्रिभुज पाठ का पहला प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 पहला सवाल लिखा हुआ है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्ठक में शब्द दिया है, उसमें सही शब्द को चुनकर भरना है। पहला सवाल कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त डैश होते हैं। कोष्ठक में लिखा हुआ है सर्वांग सम या समरूप। तो पहले ही मैं बता चुका हूँ सभी वृत्त समरूप होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। तो पहला का पहला में लिख देंगे समरूप। अब पहला का दूसरा सवाल देखेंगे। कह रहा है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। तो सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, तो दूसरा में भी लिख देंगे समरूप। तीसरा, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है समद्विबाहु की समबाहु। तो पीछे मैं बताया हूँ कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें लिख दिया जाएगा समबाहु। तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल भरने वाले में कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश। तो ये परिभाषा में लिखाया गया है। तो इसमें दो शब्द है, बराबर और समानुपाती। तो समरूप की परिभाषा में बताया गया है, एक में बराबर भरा जाएगा और एक में समानुपाती। तो यहाँ बराबर पहले रिक्त स्थान में और दूसरे में हो जाएगा समानुपाती। अब हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दूसरा सवाल में दो सवाल है। पहला सवाल कह रहा है समरूप प्रकृतियाँ, यानी समरूप प्रकृतियाँ का दो उदाहरण देना है अलग अलग। और दूसरा नंबर में ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो आइए देखते हैं। दूसरा के उदाहरण में दिया गया है सभी वर्ग। समरूप आकृतियाँ के दो उदाहरण दिया हुआ है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा उदाहरण है सभी समबाहु त्रिभुज, ये भी समरूप होता है। और दूसरा में देना था ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप नहीं होते हैं, क्योंकि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। और दूसरा उदाहरण दिया गया है कि एक वर्ग और एक आयत। एक वर्ग और एक आयत समरूप नहीं होते हैं। अब तीसरा सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। तीसरा सवाल कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। दो चतुर्भुज दिया हुआ है, अभी आपस में समरूप हैं कि नहीं यही बताना है। तो समरूप का परिभाषा हम लोग बताए हैं, जाने हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले ऐसे बहुभुज जिनके संगत कोण बराबर हो।
चारों संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। अब भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। तो भुजा का अनुपात तो समान है, यहाँ 1.5 है, 3 है, सब 3 है, तो 1.5/3 यानी 1/2 1/2 आ जाएगा, सब बराबर बराबर आ जाएगा। लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसका प्रत्येक कोण 90 है और इसका प्रत्येक कोण 90 नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं है। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे समरूप नहीं है। क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। इस तरह प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रमेय जानेंगे, प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे, फिर उसका एक प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रमेय क्या होता है। तो समझिए, प्रमेय जिसे अंग्रेजी में थ्योरम बोला जाता है, तो लिखा हुआ है ऐसे सत्य कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सकता है उसे प्रमेय कहते हैं। इसे साध्य भी कहा जाता है, प्रमेय को साध्य भी कहा जाता है। प्रमेयों को अभिगृहीतों और सामान्य तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। प्रमेय ऐसे सत्य कथन होते हैं जिसे सिद्ध किया जा सकता है। अब सिद्ध करने का स्टेप क्या है, आइए जानते हैं। तो प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, उसका स्टेप्स क्या हैं, ये जानते हैं। प्रमेय को सिद्ध करने के स्टेप्स, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को लिखा जाता है, यानी जो प्रमेय है उस कथन को लिखा जाता है। दूसरा स्टेप है मुख्य प्रतिज्ञा, इसमें का दिया हुआ है, का सिद्ध करना है, इसका जिक्र करते हैं चित्र बनाते हुए, तो ये मुख्य प्रतिज्ञा कहलाता है। तीसरा रचना है, वैसे रचना सभी प्रमेय में आवश्यक नहीं होता है, जिसमें आवश्यक होता है उसमें बनाते हैं। और नंबर 4 और सबसे मेन स्टेप्स हैं प्रमाण। प्रमाण में ही कोई प्रमेय सिद्ध हो जाता है। इस तरह प्रमेय सिद्ध करने के यानी प्रमाणित करने के कुल 4 स्टेप हैं। अब वर्ग 10 में कुल ये जो 6 पाठ है इसमें कुल 9 प्रमेय हैं। तो आज पहला प्रमेय शुरू करते हैं, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 जो थेल्स प्रमेय कहलाता है या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है। थेल्स प्रमेय के नाम से ही प्रचलित है। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या है, इसके कथन को समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यहाँ रेखा छूट गया, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही थेल्स प्रमेय है, इसको याद कर लेना है। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मुख्य प्रतिज्ञा,
मुख्य प्रतिज्ञा में चित्र बनाया जाता है और का दिया हुआ है और का सिद्ध करना है, इसका जिक्र करते हैं। तो एक त्रिभुज बना लिए हैं ABC, लिखेंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है। देख रहे हैं आप लोग ABC, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है कि DE समांतर BC, जो D रेखा है ये BC के समांतर है, समांतर खींचा हुआ है, तथा DE रेखा AB को D पर एवं AC को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB और AE बटा EC, इसी बात को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध प्रमाण देने से पहले कुछ रचना है जो सिद्ध करने में सहूलियत करेगा। तो रचना में लिखा हुआ है कि DM लंब AC, DM लंब AC और EN लंब AB डाला, B से E को तथा C से D को मिलाया। तो इसमें रचना कर देंगे, लंब डालेंगे, E से लंब डाले हैं और D से लंब डालेंगे DM, ये लंब है 90 डिग्री का निशान लगाना है, M है और ये N है, M और N लंब डाल दिए। अब रचना हो गया। इसके बाद रचना में लिखा हुआ है कि B से E को मिलाते हैं और C से D को। रचना वाला काम हो गया। अब प्रमाण देंगे, रचना के बाद अब प्रमाण देंगे। तो आइए प्रमाण को समझते हैं। प्रमाण में एरिया ऑफ AD, समझिए, एरिया ऑफ AD अब बटा एरिया ऑफ BD निकालेंगे, मतलब AD त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके बटा में BD त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणा ऊंचाई। तो जब हम AD को देखेंगे तो जिस भुजा पर लंब गिराया जाता है वो भुजा आधार कहलाता है। तो AD आधार हो जाएगा और EN लंब डाले हैं इस पर, तो वहीं लिखा हुआ है कि 1/2 गुणा AD गुणा EN। इसके बाद इसके बटा में है एरिया ऑफ BDE, तो इसमें आपको लंब दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो लंब डाले हैं EN, इसी के बढ़ाए हुए भुजा पर डाले हैं। तो बाह्य लंब ही इसमें काम करेगा लंब का, लेकिन आधार होगा BD। भुजा BD तक है लेकिन इसके बाह्य लंब है, बढ़ाए हुए भुजा पर लंब है, तो यही लंब इसमें लंब का काम करेगा। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणे DB गुणा EN। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा और EN से EN कट जाएगा, तो बच गया एरिया ऑफ AD बटा एरिया ऑफ BD बराबर AD बटा DB, और इसी को समकणिक मान लेंगे। इसी प्रकार अब दाएं साइड में चलेंगे, दाएं साइड वाले त्रिभुज की बात करेंगे। तो इसी प्रकार एरिया ऑफ AD एरिया ऑफ AD बटा CD निकालेंगे। अब AD जो त्रिभुज है इसमें AD, तो इसमें अब DM लंब का उपयोग करेंगे जो दाएं साइड में है, इस भुजा पर है। तो वहीं हो जाएगा कि 1/2 गुणा आधार तो यही हो जाएगा, और 1/2 गुना AE आधार हो गया और DM लंब हो जाएगा। अब बटा में लिखा हुआ है एरिया ऑफ CDE,
तो उसी तरह जो ऊपर बताए हैं, इसके बाह्य लंब का है, DM जो है इसका बाह्य लंब है, यानी बढ़ाए हुए भुजा परिलंब है, तो यही लंब इसमें भी लंब का काम करेगा। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुणा EC जो आधार है, और DM ही इसमें लंब का काम करेगा। तो इस तरह इसमें भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और DM से DM कट जाएगा। बच गया एरिया ऑफ AD बटा एरिया ऑफ CD बराबर AE बटा EC। यही आपका समीकरण 2 हो गया। अब चूंकि जो दोनों त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज BD और त्रिभुज CD एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखाएं DE समांतर BC के बीच स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ BD बराबर एरिया ऑफ CD। 9 क्लास में आप लोग एक प्रमेय पढ़े हैं कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ भी जो त्रिभुज BD है और CD है, ये एक ही आधार D पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा D समांतर BC के बीच स्थित है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो समीकरण 2 को देखते हैं। अभी जो आ गया कि BD बराबर CD, तो इसका मान समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जहाँ CD है, चूँकि CD बराबर है BD के, तो जहाँ CD लिखा हुआ है वहाँ BD लिख देंगे, चूँकि दोनों बराबर है। तो समीकरण 2 का मॉडल हो जाएगा कि एरिया ऑफ AD बटा में एरिया ऑफ BD, जो CD था अब बदल गया BD में। समीकरण 2 का मॉडल बदल गया, एरिया ऑफ AD बटा एरिया ऑफ BD बराबर हो जाएगा AE बटा EC, जो दायां पक्ष में था पहले से। अब समीकरण 1 जो यहाँ है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 देखेंगे, दोनों का बायां पक्ष एक ही है, तो लिखेंगे कि अब समीकरण 1 और 3 से दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दोनों का दायां आपस में बराबर हो जाएगा। यानी पहले का दायां पक्ष जो AD बटा DB है बराबर हो जाएगा तीसरे के दायां पक्ष के AE बटा EC के, और यही हमको सिद्ध करना था, तो यही प्रूव्ड हो गया। प्रूव मतलब होता है सिद्ध हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।